नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश रबी के सही आंकड़े अभी। यानी रबी सीजन को लेकर लोगों के मन में काफी दुविधाएं हैं। किस तरह का उत्पादन इस बार रहेगा? सरकार ने अपने टारगेट तो तय कर रखे हैं क्या, लेकिन उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? किस तरह का उत्पादन नंबर होने वाला है रबी के एक एक फसल को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा में साथ देने के लिए और अपना अनुमान लेकर हमारे साथ जी चंद्रशेखर साहब हैं, जाने माने कमोडिटी गुरु, कमोडिटी एक्सपर्ट, जो हमेशा सीजन के उत्पादन से पहले वो अपना अनुमान लेकर आते हैं और ग्राउंड के लोगों से लंबी चौड़ी उनकी बात होती है। लंबे डिटेल्स के बाद पूरे आंकड़े वो जो जुटाते हैं, कई महीनों की मेहनत के बाद वो इस नंबर्स को लेकर आते हैं। तो ये अनुमान काफी अहम होगा रबी फसलों के हिसाब से, रबी सीजन के हिसाब से। लेकिन हम शुरुआत कर लेते हैं मानसून को लेकर। चंद्रशेखर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम आंकड़ों पर आपने इतनी मेहनत की है, इतने लोगों से आपने बातचीत की होगी। सबसे पहले मैं मानसून को लेकर बात आपसे करूंगा। मानसून को लेकर क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि एल नीनो एक्टिव है, जिस तरह की स्थिति चाहिए, जो मॉइस्चर चाहिए जमीन को, वो मिल पा रही है कि नहीं, उस पर पहला आपका कमेंट चाहिए सर। हम पहले बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून जो 2023 वाला, जब वो समाप्त हुआ तब लगभग 6% कमी डेफिशिएंसी था उसमें। उसके वजह से ज़मीन में नमी कमी थी। मगर एक अहम बात है कि पूर्व भारत में कहीं इलाका में, कहीं राज्यों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या पूर्व उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल, सब जगह, झारखंड काफ़ी जगह में मॉइस्चर स्ट्रेस हो गया था, बहुत कम बरसात था। ऐसा एक बैकग्राउंड में अभी रबी की बुआई शुरू हुई जो नवंबर और दिसंबर में। और जैसे पहले बताया, ज़मीन में ज़रूर नमी कमी थी। दूसरा है, हमें चाहिए विंटर रेन्स, सर्दी का मौसम में हमें बारिश चाहिए। और एल नीनो के वजह से वो सर्दी का मौसम में जो बारिश जितना होना है वो नहीं हुआ है। तो अभी आप लेटेस्ट IMD के जो सैटेलाइट पिक्चर देखोगे तो उसमें पता लगेगा हमको कि कितने इलाके, हमारे देश में 36 मीटेरोलॉजिकल सब डिविजन्स है, उसमें लगभग 15 से 20 सब डिविजन डेफिशिएंट है और कहीं सब डिविजन लार्ज डेफिशिएंसी, यानी आधे से ज्यादा। तो ये रबी के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पानी बहुत कम है। तो इसका असर जरूर हमें दिखेगा पैदावार पर। सर, IMD के आंकड़े की आप जिक्र कर रहे थे, जो अनुमान उन लोगों ने लगाया है, एल नीनो एक्टिव रहने की संभावना अप्रैल तक लगाई जा रही है। तो क्या लग रहा है, हीट वेव जो पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि हीट वेव फरवरी के महीने में शुरू हो जाती है, उससे यील्ड पर भी असर होता है, क्या ये लगातार तीसरा साल होगा जो ऐसी स्थिति पैदा होगी सर? नहीं, एल नीनो और हीट वेव में ज्यादा संबंध नहीं है। कुछ तो संबंध है मगर ज्यादा नहीं है। हीट वेव एक अलग ही इट्स अ वेदर फेनोमेनन। मगर एल नीनो के वजह से नमी कम हो जाता है जमीन पर, नंबर 1। दूसरा पॉइंट है, एल नीनो अब मार्च और अप्रैल तक चलेगा। यानी कि ड्राई कंडीशन जो है मार्च और अप्रैल महीना तक चलेगा। उसका असर हमारा क्रॉप में दिखेगा। मगर उसके अलावा समझो अभी हीट वेव भी हो गया और जिसके लक्षण अभी दिख रहे हैं, और IMD का एक अनाउंसमेंट भी आया है कि फरवरी महीने में डे टेम्परेचर बढ़ने का संभावना ज्यादा है। तो वो बढ़ेगा तो लगभग हीट वेव कंडीशन हो जाएगा। तो ऐसा होगा फरवरी और मार्च में, तो ये तीसरा साल होगा ऑफ हीट वेव एंड लोअर क्रॉप। 2022 में हमने देखा, 2023 में देखा और 2024 में भी इसका काफ़ी असर मैं रबी क्रॉप में देख रहा हूँ। चलिए, अब तो ये तो मानसून की जो स्थिति है, जो मौसम की स्थिति है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसके बारे में आपने काफी कुछ बता दिया, चीजें क्लियर भी की। अब एक एक करके मैं फसल के बारे में आपसे बात करता हूं। सर, सबसे पहले गेहूं एरिया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है पिछले साल और इस साल के एरिया में। क्या लग रहा है आउटपुट का? सरकार ने तो 1140 लाख टन का लक्ष्य तय कर रखा है, आपका अनुमान क्या है? ऐसा है, गेहूं में मैं दो सिनेरियो देख रहा हूं। एक सिनेरियो है, गॉड विलिंग, हमारा एकदम नॉर्मल मौसम, हमारा नॉर्मल रहेगा, हीट वेव नहीं रहेगा। तो एक उत्पादन का एक आंकड़ा है। दूसरा है, समझो हीट वेव आ गया है
तो उत्पादन का एक जो आंकड़ा है वो अलग है। तो वो आंकड़ा मैं अभी आपको बताता हूँ। एक है हमारा लक्ष्य, जैसे कि तुमने बताया 114 मिलियन टन, मैं मिलियन में बिल्कुल, कोई बोलता नहीं हूँ। सर। तो सिनेरियो नंबर 1 क्या है कि मौसम अच्छा रहेगा, ओके। हीट वेव नहीं होगा, और भी आगे जाकर के फरवरी में बरसात होगा, विंटर रेंज होगा, ये सब अनुमान, फेवरेबल चीजें आपके रही तब। फेवरेबल। तो उसमें मैं मानता हूं 102 से 104 मिलियन टन का उत्पादन होने का संभावना है। ये सिनेरियो 1। सिनेरियो 1। बट सिनेरियो 2 में समझो हीट वेव आ गया, और मगर हमारा जो व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बोला है कि 70% गेहूं जो है हीट रेजिस्टेंट, हीट टॉलरेंट वैरायटीज है। ओके। मगर उसका सबूत इस साल हमें मिलना चाहिए। तो हीट वेव आने के बावजूद भी क्या विल इट रेजिस्ट द हीट, पता नहीं हमें। तो एक एडवर्स वेदर होगा तो मैं उस हमारा जो उत्पादन है और भी कम हो करके 95 टू 98 मिलियन टन हो सकता है। तो नॉर्मल सिनेरियो 102 104, नॉट नॉर्मल लेस देन सेटिस्फैक्टरी विल बी 95 टू 98। इसमें और एक बात कहना चाहता हूं, हमें इसको पिछले साल का आंकड़ा से देखना चाहिए, कंपेयर विद लास्ट ईयर नंबर। लास्ट ईयर सरकार ने पहले बताया 112 ओके। मिलियन टन का। बिल्कुल। अगर आपको भी याद है हमने जी, बात जी। की है, जी, जी। और हमने बताया कि 104 105 से ज़्यादा होगा ही नहीं। उसका सबूत है फूड कॉरपोरेशन का प्रोक्योरमेंट वगैरह वगैरह। तो अब सरकार ने ज़रा सा घटा के 110.6 का रखा है। वो भी इसमें मानता नहीं हूँ। ये तो 2023 का हम बात कर रहे हैं, वहाँ भी 104 105 मिलियन का ही है। तो वही उससे भी कम होने का संभावना इस साल है। तो एक खतरा है गेहूं में। देखिए ले, आपके रिपोर्ट है, आपने इसमें डिटेल्स में बातचीत की होगी, ग्राउंड के लोगों से इतनी बातचीत की है, और दो सिनेरियो सर ने समझाया है। पहला सिनेरियो, अगर मौसम वेदर आपके अनुकूल रहता है, हीट वेव नहीं आती है, तो 1020 से 1040 लाख टन उत्पादन का अनुमान। अगर हीट वेव आ गया तो वो 950 से 980 लाख टन भी उत्पादन रह सकता है। ये दूसरे सिनेरियो में अगर चीजें अनुकूल नहीं रही तब। चलिए अब सर पल्सेस की बात कर लेते हैं। पल्सेस में चना सबसे प्रोमिनेंट और काफी उम्मीदें रहती है, क्योंकि बाकी दालों की महंगाई की भरपाई यहीं से होती है। और जिस हिसाब से पुराने स्टॉक खत्म हो रहे हैं, मिलों की डिमांड है, क्रशिंग के लिए डिमांड है, और वो डिमांड की कमी को देखते हुए दाम भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मैं खुद ही रिटेल स्टोर्स में गया हूं तो काफी तेजी से बढ़े हैं। 100 रुपए के ऊपर रिटेल वाले बेच रहे हैं चने मैं खुद खरीद के लाया हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एरिया अगर सर देखें तो एरिया 2023 में करीब 112 लाख हेक्टेयर में था, 105 लाख हेक्टेयर में 2024 की बुआई है। आउटपुट सरकार ने 136 लाख टन का दे रखा है। सर क्या यह संभव लग रहा है? आपका अनुमान क्या है? बिल्कुल, हम इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं यही चैनल में। एक सरकार का जो 136 लाख का जो आंकड़ा है, अभी लास्ट रिपोर्ट में उन्होंने घटा के उसको 122 लाख टन का अनुमान दिया है। मगर मैं ये मानता हूं कि 122 भी बहुत ज़्यादा है, इतना उत्पादन नहीं था। 110 से 115 का मेरा अनुमान है। 2023 वाला मैं बोल रहा हूँ। तो फिर भी ठीक है, 136 से तो 122 तक लाना पड़ा सरकार को, क्योंकि दे मस्ट बी रीअसेसमेंट तो होता है। मगर इस बार 6 लाख हेक्टर कमी है चना का जो एरिया में। दिस नंबर 1। मौसम इतना अनुकूल नहीं है, और ये सब देखते हुए मेरा अनुमान होगा 100 लाख यानी 10 मिलियन टन टू 10.4 और 10.5 मिलियन टन, यानी 100 से 105 लाख टन का ही उत्पादन में देखता हूं। मगर इन द नॉर्मल वेदर कंडीशंस, बट वेदर कंडीशंस और भी खराब हो गया तो मैं इससे भी 100 लाख टन से भी कम होने का खतरा है। मगर उसके बारे में अभी मैं बोलूंगा नहीं कुछ। नहीं बिल्कुल। मैं तो एक आपको लग रहा है जो अनुमानित फिगर अभी जो बैलेंस्ड करके जो चीजें दिख रही हैं आपको, वो 100 से 104 लाख टन के आसपास का दिख रहा है। लेकिन
सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टिमेट भी अगर 2023 का देखे तो 123 लाख टन का था। लक्ष्य तो आपने कहा, हालांकि उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया है 122 लाख टन का, लेकिन वो भी अभी ज्यादा, उससे काफी ज्यादा दिख रहा है। और एरिया भी कम था, लोगों को भाव नहीं मिले, किसानों को पिछले कुछ सालों में भाव अच्छे नहीं मिले, तो उन्होंने शिफ्ट भी किया दूसरे फसलों की तरफ। सर, ये इसके बाद एक और फसल है जिसका रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा है, उत्पादन भी इसका बम्पर रहने का अनुमान है। मसूर की मैं बात कर रहा हूं, 2023 का एरिया था 18 लाख हेक्टेयर में, 2024 का एरिया है 20 लाख हेक्टेयर में। आपका अनुमान क्या कह रहा है, किस तरह के उत्पादन के नंबर आ सकते हैं मसूर के? कोई बड़ा वृद्धि मैं देख नहीं रहा हूं। वैसे हमने सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट भी देखा कि हमारा रिकॉर्ड उत्पादन होगा मसूर का इस साल, और हम दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएंगे। तो पिछले साल 16 लाख टन का जो उत्पादन था, इस साल में ज्यादा इसमें कोई इजाफा देख नहीं रहा हूं। शायद 1 लाख, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 लाख टन का वृद्धि हो सकता है। तो मैं इसका आंकड़ा 17 लाख से 18 लाख टन का मसूर का उत्पादन मेरा अनुमान है। ओके, सत्तर, यानी बहुत ज्यादा जितना माहौल बनाया जा रहा है उतना अनुमान तो नहीं है। अब मटर को लेकर सर क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? हाँ, मटर वेरी वेरी ट्रिकी क्रॉप। मटर में 10 लाख हेक्टेयर का ही एरिया है, बिल्कुल सिमिलर एरिया है जो 2023 और 24 तो उसमें भी उसका सरकार का कोई अलग एरिया का एस्टिमेट आता है, मगर उत्पादन का एस्टिमेट नहीं आता है कृषि मंत्रालय से। पर मेरा अनुमान है 7 से 8 लाख टन का मटर का उत्पादन मेरा अनुमान है उसमें। ओके, चलिए सर, अब दलहन की बात हो गई, गेहूं जो प्रोमिनेंट 2 चीजें हो गई, आपके थाली की जुड़ी हुई 2 चीजें तो हो गई। अब मोटा अनाज में मक्के की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा नजर रहती है। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी खूब होता है, एफएमसीजी कंपनियां भी इस्तेमाल करती है, इसकी चर्चा इसलिए जरूरी है। मेज के एरिया की अगर बात करें, 2023 में 23 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी, उतना ही एरिया 2024 में भी है। बिल्कुल। सरकार के अगर टारगेट को देखें तो 97 लाख टन का उन्होंने उत्पादन का टारगेट तय कर रखा था। आप क्या समझते हैं सर, आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? मैं देख रहा हूं बुवाई का एरिया, जो मेटेरोलॉजिकल सब डिवीजन है, राज्य है, बहुत राज्यों में बिल्कुल पानी नहीं है, सूखा जैसा हालात है रबी सीजन में खास करके, और उसका असर जरूर मैं मक्का का उत्पादन में देख रहा हूं। मेरा अनुमान होगा बिटवीन 92 to 95 लाख टन्स मक्का का। इससे ज़्यादा होने का संभावना मैं नहीं देख रहा हूँ। इसके वजह से, कम उत्पादन के वजह से मक्का का जो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल है काफ़ी टाइट हो जाएगा। और क्योंकि 3 नए सेक्टर्स यूज़र इंडस्ट्री है, एक है स्टार्च, दूसरा है फीड, तीसरा भी निकला है एथेनॉल। तो एथेनॉल इंडस्ट्री का भी डिमांड बढ़ेगा। तो मैं मानता हूँ काफ़ी टाइट सप्लाई डिमांड सिचुएशन होगा, और एक आ सकता है टाइम हमें आयात करना भी पड़ेगा मक्के का। ऐसा एक मैं देख रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, क्या दाम ऊपर की तरफ ही जाएंगे? किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं? बिल्कुल दाम तो काफ़ी मजबूत रहेंगे, काफ़ी फर्म रहेंगे। मेज काफ़ी बुलिश रहेगा। इंटरनेशनल भी दिक्कत है, इंटरनेशनल में भी दाम ऊपर जा रहे हैं, तो ये काफी अहम कमोडिटी है जिस पे नजर है। सर चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं, तिलहन की बात कर लेते हैं। तिलहन का जो एरिया था, कुल तिलहन का जो एरिया है रबी सीजन के लिए, वो 110 लाख हेक्टेयर में और 2023 का, और 111 लाख हेक्टेयर में इस साल के लिए है। अब RM सीड्स जो सरसों हैं वो काफी अहम है अपने लिए। इसका बुआई एरिया 98 लाख 2023 का, और इस साल 100 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, और सरकार ने 131 लाख टन का उत्पादन का ये लक्ष्य तय कर रखा है। आपको क्या लग रहा है सर, क्या ये फिजिबल आपको दिख रहा है, या हालांकि अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं कि बम्पर उत्पादन होगा कई सारे, आप क्या समझते हैं सर सरसों को लेकर? बम्पर उत्पादन जब लोग कहते हैं, वो हिस्टोरिकली पिछले 5 साल में कितना था वो देख करके अभी बम्पर कहते हैं। अगर मेरा बम्पर होगा, सरकार का अनुमान से भी ज्यादा उत्पादन होगा, तो मैं बम्पर मानूंगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, आप हमें इसका तुलना पिछले साल का जो उत्पादन के आंकड़े हैं उससे देखना है। 126 लाख टन का उत्पादन है सरसों का। 2023 का उत्पादन का जो आंकड़ा, वो मैं नहीं मानता हूं। हमने भी इस चैनल में ही चर्चा किया था, जब भी मेरा आई थिंक आंकड़ा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 110-115 लाख टन का, और इंडस्ट्री में भी, ट्रेड में भी कई लोग
यही मान करके अपना बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो इस साल मैं मानता हूँ वही आंकड़ा रहेगा, 115 से 120 लाख के अंदर। मैं एक रेंज देता हूँ क्योंकि हमारा देश में हम एक कोई फिक्स्ड प्रोडक्शन नंबर पे वी कांट फोकस, हमें एक रेंज देना है क्योंकि उत्पादन कीप फ्लक्चुएटिंग। तो ये रेंज का अंदर 115 से 120 लाख टन का अंदर उस रेंज में हमारा उत्पादन होने का संभावना है सरसों का। ओके, 115 से 120 लाख टन होने का अनुमान। तो क्या लग रहा है प्राइसेस किस तरफ जाएंगे, क्योंकि किसान परेशान है, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। एमएसपी के नीचे भाव है, लगातार सवाल यही आते हैं कि भाव कब बढ़ेंगे। आप चर्चा नहीं करते हो सरसों, तो सरसों के भाव पे भी सर कुछ बताइए। तो सरसों के भाव विल ऑल्सो डिपेंड ऑन अवर इम्पोर्ट पॉलिसी एंड इम्पोर्ट टैरिफ, क्योंकि हमारा उत्पादन अच्छा है तो इसके लिए हमारा तेल का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए हमारा देश में। मगर जो आयातित तेल है उसका जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी दबाव डालता है हमारा तिलहन के भावों में। एक काफ़ी अभी बजट में भी बताया था हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं यार, हमें आत्मनिर्भर की ओर बढ़ना है। काफ़ी पॉलिसी ऑप्शंस है और इसके बारे में हम 5 साल से बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर इन ऑयल सीड, मगर कोई ठोस कदम अभी तक सरकार ने उठाया नहीं है। काफ़ी पॉलिसी ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके बारे में मैं बात किया हूँ, लिखा भी हूँ। तो इसमें किसानों को अच्छा भाव मिल सकता है प्रोवाइडेड हमारा ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज किसान का अनुकूल होना चाहिए। अभी तो ये उपभोक्ता का अनुकूल है हमारा ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी। बिल्कुल, तो उसमें वी नीड टू ट्वीक दैट पॉलिसी। बिल्कुल, हालांकि किसान भी उपभोक्ता जरूर है, लेकिन किसानों के को मारकर आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं। और वही हाल सोयाबीन को लेकर भी है। सोयाबीन में सर हालांकि कुछ लीक से हटकर है, खरीफ की फसल है, लेकिन उसके बाद भी मैं सोयाबीन को लेकर भी पूछता हूं। एमएसपी के नीचे भाव है, अब उम्मीद लगाई जा रही है कि बढ़ जाए। क्या लग रहा है आपको, क्या सोयाबीन में क्या होने वाला है, किस तरह के प्राइसेस आगे चल के दिखेंगे आपको? नहीं, सोयाबीन में कोई बड़ा तेजी आने का संभावना मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि सरसों का जो भी ये भी बोझ है 115 लाख टन, अच्छा उत्पादन है हमारा देश के लिए। हिस्टोरिकली हम देखेंगे उससे अच्छा है ज़्यादा। तो इसका जो बोझ है, इसका जो वजन है, प्रोडक्ट बर्डन ऑफ प्रोडक्शन, वो काफ़ी सभी तिलहनों में हमें दिखाई देगा। और विश्व बाजार में हम देखेंगे तो इस साल 2023-24, जैसे कि मैंने एक सेमिनार में अभी बात भी की थी कि उसका हमारा विश्व बाजार में उच्च रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ तिलहन और रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो इसका भी दबाव हमें दिखाई देगा। तो मैं कोई बड़ा वृद्धि भाव में देख नहीं रहा हूँ, प्रोवाइडेड सरकार का ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमारे जो ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी है एडिबल ऑयल के, वो किसान का हित में हो। उपभोक्ता का हित में तो अभी तक इतना 20-25 साल से चल रहा है, तो अभी किसान का हित में हो। हमें उपभोक्ता का इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट यू कैन फाइनली बैलेंस फार्मर इंटरेस्ट एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट। उसका मैं कई बार लिख करके दिया हूँ जितने पॉलिसी ऑप्शंस अवेलेबल है, मगर उसके लिए हमें पॉलिटिकल विल चाहिए उसको अमल करने के लिए। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जिस तरह का रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा है, तो उससे तो प्राइस सप्रेस तो रहेंगे ही, दबाव तो दिखेगा ही। एक पॉइंट है एक्चुअली, कोई भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में कोई भी एक कमोडिटी काफ़ी डेफिसिट में है तो उसका क्या असर दिखेगा हमें मार्केट में? वो डेफिसिट कमोडिटी का भाव बढ़ेगा। अरे ये लॉजिकल नॉर्मल इकोनॉमिक लॉ है। हमारा देश इज एन एक्सेप्शन। सिर्फ हमारा देश में हमारा तिलहन इतना सीरियस डेफिसिट में है, उसके बावजूद भी हमारा किसान को भाव नहीं मिल रहा है, मल्टी ईयर लो पे है। तो मल्टी ईयर लो, तो इसका मतलब है हमारा जो पॉलिसी है इस क्षेत्र के और जो भी नीतियां हैं वो सही नहीं है। उस नीतियों को हमें दोबारा सोचना पड़ेगा और मोर फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज हमें लाना होगा। बिल्कुल, पूरी तरह से ओवरहॉलिंग की जरूरत है, इस फ्रंट पे तो है ही। सर, आपसे व्हीट पे प्रोडक्शन की तो बात की, लेकिन प्राइसेस को लेकर नहीं बात की। अब उत्पादन के नंबर जो ये है, तो जो देख रहे होंगे, किसान देख रहे होंगे, स्टॉकिस्ट होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे फिर प्राइस किस तरफ जाएंगे। आपके उत्पादन के आंकड़ों के हिसाब से जो आपने दिया है 120 से 140 लाख टन का फर्स्ट सिनेरियो, और दूसरा 950 से 280 लाख टन का, दोनों सिनेरियो में प्राइसेस किस तरफ जाते दिख रहे हैं गेहूं के? हालांकि काफी हद तक रेगुलेटेड भी है, सरकार के पास भी है,
लेकिन क्या लग रहा है आपको आगे? दो चीज़ है इसमें। एक, हमें देखना चाहिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कितना प्रोक्योरमेंट होता है। 2022 में 340 लाख टन का जो प्रोक्योरमेंट का लक्ष्य था, उसके सामने 200 लाख टन भी उनको प्रोक्योरमेंट नहीं मिला, वो खरीद नहीं पाए। पिछले साल 2023 में भी 340 लाख टन का जो लक्ष्य रखा था उन्होंने प्रोक्योरमेंट का, उसका सामने कुछ मुझे लगता है 250 या 260 लाख टन का ही वो खरीदी कर पाए। इस साल अभी पता नहीं क्या है उनका प्रोक्योरमेंट टारगेट क्या है, मगर ये जो आंकड़े सही निकले, और मैं मानता हूँ ये सही निकलेंगे, तो भाव तो ज़रूर ऊपर रहेगा और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को काफ़ी दिक्कत होना हो जाएगा फॉर प्रोक्योरमेंट। बट पंजाब जैसे राज्यों में तो किसान जो भी भाव मिलता है एमएसपी या प्रोक्योरमेंट प्राइस में तो एफसीआई को दे देता है, क्योंकि इट्स अ वेरी इजी ऑप्शन। इजी ऑप्शन है, कटाई ऑफलोड करो, करना दे दो आसान उनको, है, फिर अगली फसल की तैयारी में लग जाते हैं। तो ऐसा है, तो भाव में कोई बिल्कुल भाव घटने का संभावना नहीं है। कोई प्राइस, इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस, इट विल बी टू द अपसाइड एंड नॉट टू द डाउनसाइड। मतलब सरकार कोशिश करेगी, दबाएगी तो हो सकता है कि प्राइस स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा तेजी ना आए, कम होने की तो संभावना नहीं दिख रही। मगर मैं ये भी मानता हूं कि ये तीसरा साल अभी हमारा उत्पादन कम होगा, तो लगभग हमें आयात करना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। नहीं तो भाव तो एक हद से बाहर चला जाएगा, उसका खतरा है। हमें इंपोर्ट करना चाहिए 40-50 लाख टन का इंपोर्ट, और इंपोर्ट करना कोई शर्म की बात नहीं है। उत्पादन कम है तो हम इंपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, हमें 140 करोड़ लोगों को कैटर करना है, तो वो तो जरूरत ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब आपने प्राइस की भी बात कर ली, उत्पादन की, दलहन के प्राइस की बात नहीं हुई। लगातार अप ट्रेंड में, क्या लग रहा है चना और मसूर, इन दोनों के प्राइसेस, हालांकि मसूर का उत्पादन ग्लोबली बहुत ज्यादा है, इन क्या लग रहा है तभी भी इन दोनों दालों के दाम किधर जाएंगे? राइट, अभी 2 या 3 चीज है कि एक, सरकार ने मसूर, तुअर और उड़द का इंपोर्ट मार्च 2025 तक खोल दिया है, फ्री इंपोर्ट है। येलो पी यानी पीला मटर का इंपोर्ट भी अभी जारी है, वो मार्च 2024 तक, अगला महीने से बंद हो जाएगा। मगर मेरा अनुमान है कि एक बहुत 5 या 6-7 लाख टन का जो इंपोर्ट होगा पीला मटर का, उसका दबाव हमें दिखेगा चना का ऊपर, चिकपी का ऊपर। मगर ये तो भाव जरा सा दबाव में रहेगा अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक। बट उसका बाद क्या होगा, भाव बढ़ने लगेगा, और उसको एक कारण होगा कि अवर साउथ वेस्ट मानसून का जो फोरकास्ट आएगा एंड ऑफ अप्रैल, तो तभी वो जो फोरकास्ट आएगा उसका भी एक असर पड़ेगा मार्केट में। और मेरा अनुमान है कि एल नीनो मार्च महीना तक इट विल फेड आउट, खत्म हो जाएगा। मगर उसका बाद 2 या 3 महीना, मई, जून, जुलाई, एक कंडीशन है एनसो न्यूट्रल, तो एक न्यूट्रल कंडीशन तैयार होगा, और उसका बाद लानिना ला निन्या का एक बड़ा संभावना मैं देख रहा हूँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, शुक्रिया सर। इस एज में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड के लोगों से बात करके इतने सारे आंकड़े, और इतने ऑथेंटिक आंकड़े पिछले कई सीजन से हम लोग कर भी रहे हैं, खरीफ पे, रबी का दूसरा सीजन हम लोग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप लेकर आए इतनी मेहनत से। एक बार फिर से आपके आंकड़े को मैं दोहरा देता हूं। सर का आंकड़ा यही है, व्हीट में अगर मौसम फेवरेबल रहा तो 220 से 240 लाख टन उत्पादन का जी चंद्रशेखर जी का अनुमान है। अगर सेकेंड सिनेरियो, अगर मौसम अनुकूल नहीं रहा तो 950 से 980 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है। वहीं चना उत्पादन का इनका अनुमान है 100 लाख टन से 104 लाख टन का। मसूर का 17 से 18 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। वहीं मटर में 7 से 8 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। वहीं मक्के में 92 से 95 लाख टन उत्पादन का अनुमान है, और सरसों का 116 से 120 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और पहली रिपोर्ट ईटी नाउ स्वदेश पर आपने बताई कि रबी सीजन में किस तरह का उत्पादन रह सकता है। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।